नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव साइकोलॉजी लेक्चर में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स और एसेंशियल पार्ट है जो कि हमारी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, फ्रॉम थिंकिंग टू मूवमेंट। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिक फीचर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो अगर आपको समझना है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम बिहेवियर को कंट्रोल करता है, तो सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझना होगा। अब नर्वस सिस्टम के जो है दो मेन डिवीजन है, दैट आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स नर्व्स एंड पेरिफेरल गैंग्लिया। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, CNS जो है एक हाई कमांड सेंटर की तरह काम करता है जो हमारी बॉडी के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, जबकि जो PNS है वो सिग्नल को CNS तक पहुंचाता है और वापस भेजने का काम करता है। नेक्स्ट इज मेनिंजेस। हमारे ब्रेन को एक प्रोटेक्टिव कवर या प्रोटेक्टिव शीट की ज़रूरत है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ये प्रोन टू डैमेज है, प्रोन टू हार्म है। उसके लिए हमारे पास है मेनिंजेस जो एक प्रोटेक्टिव कवर का काम करता है। ये एक्चुअली 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स, दैट इज ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन एंड पिया मैटर। ये 3 लेयर्स जो है प्रोटेक्टिव शील्ड या प्रोटेक्टिव कवर का काम करती है। सबसे पहले जो ड्यूरा मैटर होती है, ये सबसे थिक और टफ होती है, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंड ये हमारे ब्रेन को क्या करती है, फिजिकल डैमेज से बचाती है। नेक्स्ट है एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन मिडल लेयर है जो कि ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट आती है पिया मैटर, जो सबसे इनर लेयर है, जो ब्रेन के सरफेस से चिपकी होती है और ब्लड वेसल से फिल्ड होती है। अब पिया मैटर और आर्किनॉइड मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सब आर्किनॉइड स्पेस। अब ये स्पेस किससे फिल्ड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, दैट इज CSF से। इट्स लाइक कि हमारे ब्रेन का जो CSF है यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इट्स लाइक हमारे ब्रेन का कूलिंग एंड क्लीनिंग सिस्टम, जो प्रेशर को रेगुलेट करता है, टॉक्सिन्स और वेस्ट को रिमूव करता है, और ये हमारे ब्रेन के वेट को भी कम करता है सो दैट कि हमारे ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। कैसे, बेसिकली जो ब्रेन है वो इस फ्लूइड में यानी कि CSF में पूरी तरीके से इमर्स्ड होता है, जिस वजह से क्या ब्रेन का जो वेट है वो कम हो जाता है। ये फ्लूइड हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से और फिजिकल डैमेज से भी बचाता है। हमने अंडरस्टैंड किया कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है। नाउ व्हाट आर वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स क्या होती है, हमारे ब्रेन के अंदर हॉलो चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, और ये वेंट्रिकल्स में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स दैट वी स्टडी हियर। सबसे पहली है लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल ब्रेन के सेंटर में लार्जेस्ट चैम्बर्स। फिर आती है थर्ड वेंट्रिकल, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने का काम करता है। नाउ फोर्थ वेंट्रिकल, द वेंट्रिकल लोकेटेड बिटवीन द सेरिबेलम एंड द डॉर्सल बोन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन को डिटेल में समझते हैं। तो ब्रेन को हम 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। तो फोर ब्रेन हमारे बेसिकली हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग जैसे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिड ब्रेन मिड ब्रेन हमारे सेंसरी सिग्नल्स और हमारी मूवमेंट कंट्रोल करता है, एंड हाइड ब्रेन हमारी वाइटल्स फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। वे इसकी मेजर सब डिविजन्स हैं एंड ये हमारे प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स है। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन बेसिकली जो हमारे ब्रेन का आगे का हिस्सा है, विच इंक्लूड्स टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। तो ये हमारे क्या है, बेसिकली हमारे हायर फंक्शंस जैसे हमारी इंटेलिजेंस और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले है टेलेंसेफेलॉन, इसका जो पार्ट है, टेलेंसेफेलॉन क्या है, हमारे ब्रेन का
मेन पार्ट है जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से बना होता है, दैट इज हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, जो कि मिलकर क्या बनाता है, सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है वो दैट इज कवर्ड बाय अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इसमें इंक्लूडेड हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, और जो सब कॉर्टिकल रीजन्स हैं यानी कि सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स है जैसे लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो हमारे ब्रेन का जो है बाहरी यानी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये फोल्डी स्ट्रक्चर होता है जो पूरे सेरिब्रम को क्या करता है, कवर करता है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका क्या फंक्शन है, मेन फंक्शंस हमारे जो हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे हमारे थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, प्लानिंग या फिर हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, हमारी मेमोरी, जैसे इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेनली न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज और ग्लियल सेल से मिलकर बनता है। क्योंकि इसमें हमारी सेल बॉडीज ज़्यादा होती है इसलिए थोड़ा सा क्या है, ग्रे सा दिखता है, ग्रे ब्राउन अपीयरेंस देता है, इसलिए हम इसको ग्रे मैटर कहते हैं। एंड अब क्या है, अब इसके नीचे जो ये सेल बॉडीज होती है उनके जो एक्सॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। तो अब ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स की वजह से ये क्या है, इसको वाइट अपीयरेंस देता है, इसलिए इसका नाम, इसको हम वाइट मैटर कहते हैं। अब ये जो एक्सॉन्स है ये उन न्यूरॉन्स को यानी कि कॉर्टेक्स को अदर डिफरेंट ब्रेन के डिफरेंट रीजन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो कॉर्टेक्स क्या है, हाईली कन्वोल्यूटेड होता है यानी कि फोल्डेड होता है। अब ये जो कन्वर्जेंस है इसके दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज सल्काई एंड गायरी। इसको हम इसके देख के भी समझ सकते हैं, ये जो रीजेस है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं गायरी। एंड जो इसके जो डीपर पार्ट्स है ये, इनको हम कहते हैं सल्काई। तो ये ब्रेन के जो पार्ट्स है जो हमारे ब्रेन के सरफेस एरिया को कन्वर्जेंस का वो एक रूप देते हैं, हमारे ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ताकि क्यों, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन आ सके एंड हमारे जो ब्रेन है उसकी प्रोसेसिंग पावर को भी बढ़ाते हैं। अब क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। तो जैसे ये रीजन्स है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स या फिर प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, या फिर इसके जो एसोसिएशंस कॉर्टेक्स है वो। तो कॉर्टेक्स क्या है, अब चार लोब्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। द ब्रेन कंटेन्स टू ऑफ ईच लोब, यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी एक लोब होगा और राइट हेमिस्फीयर में भी दैट सेम लोब। तो यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, दिस ये वाला एरिया इज फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस इज टेम्पोरल लोब। सो अब इन सारे लोब्स को हम डिटेल में समझते हैं। Then first is frontal lobe. तो frontal lobe is responsible for our planning and decision making. हमारे voluntary movements के लिए responsible होता है, हमारे speech production के लिए responsible होता है and हमारी personality और social behavior को भी control करता है। So हर लोब के साथ एक प्राइमरी कॉर्टेक्स जुड़ा होता है। तो फ्रंटल लोब के साथ हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जुड़ा है जो कि हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमारे जजमेंट, इम्पल्स कंट्रोल और रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इसमें ब्रोकास एरिया भी होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्पीच प्रोडक्शन। देन हमारा सेकेंड इज पैराइटल लोब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग सेंसेशन लाइक टच, टेम्परेचर, पेन। तो इसमें ये सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है और ये हमारे स्पेटियल अवेयरनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है टच के बाय टच, सो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका स्पेशल एरिया है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब जो कि हमारे लेटरल साइड्स में लोकेटेड होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर आर हियरिंग, मतलब हमारी जितनी भी ऑडिटरी प्रोसेसिंग होती है वो हमारे टेम्पोरल लोब में होती है। ये हमारे लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि हम किसी लैंग्वेज को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, उसके लिए भी हमारा टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी मेमोरी फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है और हमारी इमोशनल रिस्पॉन्स में भी इसका रोल होता है। तो इसके स्पेशल एरियाज है हमारा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, वर्नाइकीज एरिया, हिप्पोकैम्पस। देन नेक्स्ट इज ऑसिपिटल लोब जो कि हमारी विजन प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
कलर, शेप और मोशन रिकॉग्निशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका स्पेशल एरिया है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। सो दीज देयर आर सम एसोसिएशन एरिया इन ईच लोब, यानी कि हर लोब में अब एक एसोसिएशन एरियाज भी होंगे जो कि इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं मल्टीपल सेंसेस से और उसको फर्दर आगे प्रोसेस करते हैं। ये हमारी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हमारी मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग और इमोशन। जैसे हमारे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उनके लिए हमारे ये एसोसिएशन एरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इन एसोसिएशन एरिया में है जैसे कि हमारा सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स और हमारा मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स, यानी कि जितनी भी हमारी सेंसरी कॉर्टेक्सेस है उसमें हमारे एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी होते हैं जो कि हमारे सेंसेस को आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं, हमारी सेंसेस को इंटीग्रेट करके कॉम्प्लेक्स वे में हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। और जैसे कि circuits of neuron in the sensory association cortex analyze the information received from the primary sensory cortex. perception takes place, perception भी यही होती है, हमारी memories भी यहाँ स्टोर होती है और ये हमारी प्रोसेसिंग और इंटीग्रेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर सेंसरी एसोसिएशन एरिया यानी कॉर्टेक्स में डैमेज आता है तो उसमें क्या है, इग्नोशिया हो सकता है, विच इज इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन डिस्पाइट इंटैक्ट सेंसरी पाथवेज। So next is motor association cortex which is also known as premotor cortex. तो ये हमारे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, तो thus it directly controls behavior. तो ये हमारे prepares and programs complex movements, हमारे complex movements के लिए responsible होता है, especially that involves सीक्वेंस, कोऑर्डिनेशन एंड लर्न स्किल। जैसे हमारा साइकिल चलाना जैसे मोशन हो गया, उस तरह के मोशंस के लिए हमारा जो मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि हमारा जो राइटिंग है उसके लिए भी यू कैन से मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो नेक्स्ट इज कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है, लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एसोसिएट करती है, यानी कि हमारे दो हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को जोड़ने का काम करती है। सो नेक्स्ट, अब आगे इसका पार्ट फोर ब्रेन का पार्ट है हमारा लिम्बिक सिस्टम। सो लिम्बिक सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर इन द ब्रेन दैट मेनली डील्स विद, जो कि मेनली डील किससे करता है, इमोशन से, मोटिवेशन से, मेमोरी, लर्निंग, बिहेवियर और हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस है। सो पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम क्या क्या है, एमिगडाला है जो कि एक स्मॉल आमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम भी एमिगडाला ही है। इट्स पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम विच कंट्रोल, जो कि हमारे इमोशंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या, एमिगडाला। It plays a major role in emotional processing, especially fear, anger, threat detection and emotional memory. ये हमारे fear जैसे इमोशन, एंगर जैसे इमोशन और जैसे कोई थ्रेट है या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके डिटेक्शन में भी हमारा एमिगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है। और इमोशन से जुड़ी हुई हमारी कोई भी मेमोरी है वहाँ पे भी हमारे एमिगडाला का रोल होता है। सो इसके कुछ फंक्शंस है जैसे रिकॉग्नाइजेज एंड रिस्पॉन्ड टू डेंजर एंड फियर, हेल्प्स डिटेक्ट द थ्रेटनिंग सिचुएशन क्विकली, triggers the body's emergency response system, heart racing, sweating etc. attaches emotional tag to memory, यानी कि हमारी मेमोरी को इमोशनल टैग्स अटैच करता है। इन्वॉल्व इन वायलेंट और एंग्री रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई इमोशंस ऑन अदर फेसेस, यानी कि दूसरों के फेसेस पे जब हम इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं उसमें भी किसका रोल होता है, एमिगडाला का रोल होता है। इट वर्क्स विद हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस के साथ मिलकर काम करता है टू स्टोर इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारी बेसिकली हमारी मेमोरी में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि कंसोलिडेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम स्पेस में कहाँ है ये समझने में भी हेल्प करता है और हमारी इन्वायरमेंट को नेविगेट करने में भी हेल्प करता है एंड प्लेज अ रोल इन फॉर्मिंग न्यू फैक्चुअल और एक्सपीरियंशियल नॉलेज। सो अब एक और पार्ट है दैट इज सिंगुलेट गाइरस which is part of limbic system involved in emotional regulation, pain processing, attention and decision making में भी इसका रोल होता है। ये
दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज एंटीरियर सिंगुलेट गायरस एंड पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस। अब एंटीरियर जो सिंगुलेट गायरस है वो हमारे इमोशन रेगुलेशन, हमारी एम्पैथेटिक बिहेवियर, हमारी डिसीजन मेकिंग और एरर डिटेक्शन और इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड देन जो हमारा पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस है वो हमारी मेमोरी रिकॉल, यानी कि हमने कुछ मेमोराइज किया है उसको रिकॉल वाला जो पार्ट है उसमें हमारा पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेटियल ओरिएंटेशन में इसका रोल होता है, कॉन्शियसनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी इसका रोल होता है। और दो और पार्ट है लिम्बिक सिस्टम में, दैट इज फॉर्निक्स एंड मेमोरी बॉडीज, जो कि मेनली मेमोरी और इमोशंस में ही इनका रोल होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या है? ये ग्रुप ऑफ डीप ब्रेन स्ट्रक्चर्स है जो कि ग्रे मैटर से बना होता है, जो कि हमारी मूवमेंट, मोटर लर्निंग और हमारे इमोशंस और मोटिवेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये कोई एक सिंगल ऑर्गन नहीं है, बल्कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जो कि एक साथ काम करते हैं। तो इट इज लोकेटेड डीप इनसाइड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सराउंड्स द थैलेमस। तो इसके कुछ पार्ट्स है जैसे कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो कि हमारे कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्यूटरमैन एग्जीक्यूट्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली रिपीटेटिव एक्शन, यानी कि कोई रिपीटेटिव एक्शन है उसके लिए हमारा ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ग्लोबस पैलिडिस इज responsible for regulating muscle tone and prevents unwanted movement। तो नेक्स्ट इज सबथैलेमिक न्यूक्लियस, जो कि हमारे फाइन ट्यून मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा है सब्सटेंशिया निग्रा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डोपामिन एसेंशियल फॉर स्मूथ मूवमेंट। एंड देन नेक्स्ट इज डायएनसेफेलॉन। तो सेकेंड मेजर डिवीजन जो हमारे फोर ब्रेन का है, इट इज डायएनसेफेलॉन। तो इसके दो मेन स्ट्रक्चर है, दैट इज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस क्या है? इसको इनर चेम्बर भी बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड नियर मिडल ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लोकेटेड अबव द हाइपोथैलेमस के ऊपर लोकेटेड होता है। ये क्या है? इट एक्ट्स लाइक अ सेंट्रल रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन, यानी कि सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो इसके जरिए पास होती है और बाकी आगे अदर कॉर्टेक्स या फिर अदर ब्रेन रीजन्स में जाती है। एक्सेप्ट क्या है? कौन सी सेंस? स्मेल या olfaction. It contains nuclei that project information to specific regions of the cerebral cortex and receive information from it, इसलिए हम इसको क्या है, एक रिले स्टेशन भी कहते हैं। तो जो प्रोजेक्शन फाइबर्स है वो क्या होती है? एन एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के एक्सॉन एक रीजन में, ब्रेन के एक रीजन में, जिसके जो टर्मिनल्स है वो है या फिर जो साइनेप्सिस है न्यूरॉन्स के साथ, वो किसी दूसरे रीजन में बनते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन फाइबर्स। तो जो थैलेमस है वो किससे बना है? न्यूमरस न्यूक्लियाई से बना है। ईच न्यूक्लियस हैज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और ईच न्यूक्लियस का क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लेटरल गैनिकुलेट न्यूक्लियस है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से? आई से रिसीव करता है और सेंड्स एक्सॉन्स टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में अपने एक्सॉन्स को भेजता है। और जो मीडियल गैनिकुलेट न्यूक्लियस है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है? हमारे इनर ईयर से, और एक्सॉन को कहाँ भेजता है? प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। और जो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सेरिबेलम से एंड प्रोजेक्ट्स इट टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो अगर थैलेमस डैमेज हो जाता है तो इससे क्या है? हमारी सेंसरी लॉस हो सकता है, मूवमेंट इश्यूज आ सकते हैं, क्रॉनिक पेन, अटेंशन प्रॉब्लम और कोमा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है? लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन अंडर थैलेमस। इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर रिलेटेड फाइट, जैसे कि फाइटिंग, फ्लीइंग और मीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि हमारी जो बेसिक एक्शंस है, बेसिक फिजियोलॉजिकल एक्शंस है, उसके लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। तो ये हमारी बॉडी की होमोस्टेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए, यानी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर बैलेंस के लिए। लाइक थर्मोस्टेट कीप्स बॉडीज टेम्परेचर स्टेबल, रेगुलेट्स हंगर एंड सेटिटी, यानी कि हमें कब भूख लग रही है, हमारी भूख को रेगुलेट करता है, हमारी
सेटिएटी यानी कि कब हम फुल हो जाते हैं, उसके लिए भी हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कि जब भी हम डिहाइड्रेट हो तो ये थर्स्ट को ट्रिगर करता है, हमारे सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कवर करता है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, यानी कि मोस्ट ऑफ जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारे जो हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो अ स्पेशल सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स डायरेक्टली कनेक्ट द हाइपोथैलेमस विद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मोस्ट ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि हाइपोथैलेमस हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे मोस्ट ऑफ जो जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको कंट्रोल करता है, उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसी फंक्शन की वजह से हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, बॉडी का मास्टर ग्लैंड। फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन स्टिमुलेट द गोनाड्स ओवरीज एंड टेस्टिस टू रिलीज मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, प्रोड्यूस, इसमें अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स और डायरेक्टली कंट्रोल उनके सिक्रेशंस को भी डायरेक्टली कंट्रोल करता है। दीज हार्मोन्स इंक्लूड जैसे कि ऑक्सीटोसिन, जो कि हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द स्टिमुलेशन और इजेक्शन ऑफ मिल्क एंड यूटेरिन कंट्रैक्शंस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंड एक और हार्मोन है दैट इज वेसोप्रेसिन विच रेगुलेट्स यूरिन आउटपुट बाय द किडनीज, यानी कि हमारे फ्लूइड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आगे हम ब्रेन के पार्ट्स डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।